और इसराइल का गाजा में बड़ा हमला देखिए सामने आया है और यह हवाई हमला है जहां पर इसराइल ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से गोले दागे हैं। हमले में गाजा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई। तो इसराइल ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। मौके से तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, जहां पर यह बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी गई, मिसाइलें बरसाई गई और इस हमले में 20 से ज्यादा लोग किस तरह से मौत के गाल में समा गए वो भी खबर निकलकर सामने आ रही है। आग का धुआं इस बात की तस्दीक करता हुआ कि टारगेट पर अपना निशाना साधा गया और फिर आईडीएफ की गाजा पर ये एयर स्ट्राइक, ये हवाई हमला सामने आया। लेकिन कहते हैं ना, जब युद्ध होता है तो अपने साथ विनाश लाता है और इसका खामियाजा चाहे गुनहगार हो या फिर बेगुनाह, उसे भुगतना पड़ जाता है। मासूम बच्चे भी इसकी चपेट में किस तरह से आए हैं, फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन 20 जिंदगियां ऐसी भी रही जो सीधा मौत की आगोश में। गाजा पर आईडीएफ की ये एयर स्ट्राइक देखिए। और नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर की शुरुआत में इजराइल और ईरान के बीच हालात खराब हो सकते हैं। दोनों के बीच में फिर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल की दोबारा एयर स्ट्राइक करने वाली धमकियों के बाद अब ईरान ने जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की भी मिसाइल तैयार है और ये ईरान इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया में फिर जंग का माहौल तैयार कर दिया है। इस धमाके ने ईरान के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। फिर से देखिए, लेबनान में गिराए गए इस बम पर नेतन्याहू के दस्तखत थे। इस धमाके से निकले काले धुएं में ईरान को इजराइल का नया युद्ध नजर आ रहा है। इस धमाके ने ईरान को एहसास दिला दिया है कि हिजबुल्लाह की आड़ में इजराइल पश्चिम एशिया में गाजा से भी बड़ा युद्ध करने जा रहा है, जिसका असली मकसद ईरान से जंग है। इजराइल हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है। चाहे वो तायर हो या फिर सिदोन, फिलिस्तीन शरणार्थी कैंपों पर इजराइल के टारगेट है। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। يوم عظيم ونفتخر في شهدائنا وبإذن الله منصورين ومقاومتنا باقية في إذن الله ولا ننكسر نحن شعب لا يقهر। गाजा के बाद दक्षिण लेबनान पर हमलों ने ईरान को चौकन्ना कर दिया है और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर इजराइल को अपनी मिसाइल पावर की याद दिला रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ नया युद्ध लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अराक्ची का दावा है कि इजराइल की मिसाइलों की क्वालिटी यानी मारक क्षमता बढ़ गई है, क्वांटिटी यानी तादाद भी बढ़ गई है। अराक्ची ने कहा कि जून में हुए 12 दिन के युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। उसे इजराइल की कमजोरियां पता है, उसे इजराइल की ताकत पता है और दुश्मन को भी पता चल गया है कि अगला हमला हुआ तो वो बचेगा नहीं। सवाल है कि क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बार बार चेतावनी जारी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री से पहले ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के नए कमांडर ऐसे ही हमलों को लेकर आगाह कर चुके हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपुर ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपुर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर बड़े धाकड़ कमांडर माने जाते हैं। उनको मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपुर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपुर ने क्या कहा था, इसे भी जरा गौर से देखिए। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपुर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक फतह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कतर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसीलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। और यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। हमले रात दिन हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही थी। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद मिली थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथ में दे दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया
कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। موشک‌ها رو نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर हमला हुआ तो इन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधे अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की गुड्स फोर्स को तैनात किया और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गई। इसीलिए ट्रंप ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। विदेश मंत्री से लेकर IRGC के कमांडर तक ईरान के तेवर देखकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने रूस को लेकर भी ऐसी बात कह दी है जिसका मकसद तेल अवीव से ज्यादा व्हाइट हाउस को तनाव देना है। अब्बास अरागची ने कहा कि रूस से लगातार मदद मिली है और अब ईरान और रूस के रिश्ते, सामरिक रिश्तों की गहराई उनके दुश्मनों को परेशान कर देगी। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी ये खबर भी नेतन्याहू को तनाव देने वाली है, जिसमें बताया गया कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक साल 2024 में रूस के खुफिया दौरे पर गए थे। ये दौरा 7 से 11 नवंबर के बीच हुआ था। ईरान लगातार बोल रहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले 1 साल में जो भी बातचीत हुई है उसमें पश्चिमी देशों ने ईरान को लगातार धोखा दिया है। खासकर अमेरिका तो इजराइल के साथ ऐसी साजिश में शामिल हुआ जिसका मकसद ईरान पर हमला था, क्योंकि 13 जून को जिस तरह से ईरान की मिलिट्री लीडरशिप पर हमला हुआ और उसके बाद उसके परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई, उसका पूरा श्रेय खुद डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं। इसीलिए अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। अरागची ने कहा है, हमने कई बार कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से ईरान का अनुभव अच्छा नहीं रहा। खासकर अमेरिका की मौजूदा सरकार ने उनको धोखा दिया है। जितना आक्रामक ईरान है उतना गुस्सा इजराइल में भी है। इजराइल ने लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है और इजराइल की ऐसी ही धमकियों की वजह से ईरान ने नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कहा कि ना परमाणु कार्यक्रम रुकेगा, ईरान ने कहा कि ना ही मिसाइल उत्पादन रुकेगा और ना ही दबाव में आकर अमेरिका से कोई समझौता किया जाएगा। ईरान ने कहा कि वो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सितंबर में की गई डील को रद्द कर देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि IAEA की डिमांड है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को लेकर पूरी जानकारी दे और उसके निरीक्षकों को भी उन जगहों पर जाने दे जहां संवर्धित यूरेनियम रखा गया है।
ये प्रस्ताव ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अमेरिका ने पेश किया था, लेकिन अब ईरान ने कहा है कि वो सितंबर में मिस्र में हुए समझौते को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, क्योंकि IAEA की मांग में साजिश की बू नजर आ रही है। I shall stress that in case of any hostile act against my country and in the event of reimposition of terminated United Nations Security Council resolutions, Iran will regard these practical steps as terminated. इसमें कोई शक नहीं कि जून में युद्ध विराम होने के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच अब भी तनाव बरकरार है। बस सवाल यह है कि कब तक यह तनाव युद्ध में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की फौज खामोश नहीं बैठेगी। इसके सिग्नल तो नेतन्याहू लगातार दे रहे हैं। गाजा के बाहरी इलाकों में इजराइल की फौज अब भी मौजूद है। लेबनान में उसकी बमबारी लगातार जारी है और वहीं वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली सेटलर्स ने ये हमला अंजाम दिया है। ये वेस्ट बैंक का हुआरा है और यहां पर फिलिस्तीन के लोगों की कई गाड़ियां जला दी गई। नेतन्याहू भी मान चुके हैं कि ये इजरायली सेटलर्स का काम है और जिसने भी ये काम किया उसको सजा दी जाएगी। المغرب 7:25 كان تواجد للمستوطنين على الشارع اللي صار فوق على الشارع وكانوا يكسروا السيارات والكاميرات وبتثبت هذا الحكي. هذول الجماعة نزلوا من بين الزيتون اجوا ولعوا هذا المشطب وسحبوا حالهم وطلعوا. देखा जाए तो गाजा से लेकर लेबनान और लेबनान से लेकर वेस्ट बैंक तक आग लगी हुई है। युद्ध की चिंगारी हर तरफ फैल रही है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा तपिश ईरान महसूस कर रहा है, क्योंकि जून में हुए युद्ध को 5 महीने बीत चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की आशंकाओं के बीच इजराइल भी पूरी तरह भड़का हुआ नजर आ रहा है।